Hi, Namaste, and welcome back to our channel. I hope all of you are safe and doing really well in these times. Well, dear viewers, आज के वीडियो में हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके अलग अलग सिलेबस यानी कि सीएस के एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल या इवन सीए के इंटरमीडिएट में या सीए में भी कवर करा जाता है। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अ टॉपिक दैट इज देयर ऑन द स्क्रीन फॉर यू। जी हाँ बच्चों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। Well, intercorporate investments that talks about the various kinds of investments that can be done by a company and is regulated by section 186 of the Companies Act. ऐसी कुछ बेसिक चीजें तो हैं जो कि आप सुनने वाले सभी लोग जानते होंगे। आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में, my intention is to give you a complete brief knowledge in relation to what these intercorporate investments are और किस तरीके से कंपनी एक्ट का सेक्शन 186 इन्हें रेगुलेट करता है, ताकि आप इस सेक्शन को किसी भी स्टेज या किसी भी सिलेबस में किसी भी एग्जामिनेशन के पर्पस से पढ़ रहे हो, वेदर इट इज सीए इंटरमीडिएट और फॉर सीएमए और फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, या आपके किसी भी लीगल या दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, ये वीडियो आपके सेक्शन 186 के अंडरस्टैंडिंग को डेफिनेटली बहुत क्लियर कर देगा। एंड आफ्टर हियरिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी वेरी थ्रू एज टू व्हाट इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स आर एंड हाउ दे आर बीइंग regulated by the Companies Act. So without wasting much of our time, let's start off with the meaning of the term intercorporate investments. आप स्क्रीन पर एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा डायग्राम तो देख रहे हो। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पैसे की तो बात आएगी ही सही। अब इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी एक्ट में रेगुलेट करे जाते हैं, इन सब चीजों पर जाएं इससे पहले व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी क्लियर ऑफ is the basic meaning of the term intercorporate investment, जिसे कि कई जगह पर intercorporate deposits के नाम से भी जाना जाता है। Though this may not always be the correct term, but in common parlance, बोलचाल की आम भाषा में हमें कई बार intercorporate deposit word भी सुनने मिलता है। तो क्या है भाई ये intercorporate investment? How are these being made? सवाल उठता है। Well, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें से कॉर्पोरेट वर्ड के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कॉर्पोरेट जो कॉर्पस से निकला और किसी भी कंपनी को डिनोट करता है, एक ऐसी चीज जो ऑलमोस्ट आपने अपने फाउंडेशन के दिनों से पढ़ना शुरू कर दिया था। इवन 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उन्होंने तब से कंपनी वर्ड को पढ़ना शुरू करा था। कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट वाज द टाइम जब आपने ये पढ़ा था कि कॉर्पोरेट शब्द कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो बीच वाला शब्द है इसका मीनिंग तो हमें बड़ा क्लियर है कि कॉर्पोरेट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करने जाते हैं तो अगेन वी हैव अ वेरी स्लाइट एंड बेसिक मीनिंग। मैं अभी कुछ भी टेक्निकल नहीं बता रही हूँ, कुछ भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रही हूँ। व्हाट आई वांट इज दैट कि आप इस टर्म को बेसिकली थोड़ा सा डाइसेक्ट करें, एक बेसिक मीनिंग इसका समझें, तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी डिटेल्स भी क्लियर रहेगी। ठीक है, हमेशा ये बहुत सिंपल लॉजिक है, आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी टर्म टेक्निकल है, ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए, उसके बेसिक मीनिंग ढूंढिए, यू विल बी वेरी क्लियर टू द एग्जैक्ट लीगल और द लॉजिकल मीनिंग ऑफ दैट टर्म। ठीक है, तो भाई कॉर्पोरेट तो मतलब हम समझ गए, कॉर्पोरेट कंपनी से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ मनी दैट इज बीइंग गिवन, वी आर गिविंग सम मनी, हम कुछ पैसा दे रहे हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, दे रहा है मतलब गिफ्ट नहीं या चैरिटी नहीं कर रहा है, हाँ, पैसा दे रहा है फॉर गेटिंग बैक द रिटर्न। उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो रिटर्न कमाने का है। भाई मेरे पास पैसा है, मैं इन्वेस्ट कर रही हूं, दिस मीन्स माई मेजर इंटेंशन इज टू गेट द रिटर्न। Investment is always done with the intention of return यार, else we do not use the word investment. अगर हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं या अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो हम वहां वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। when I say investment, I specifically mean money that is given or put in somewhere with the intention of earning some return on it.
ब्याज कमाने के उद्देश्य से करा जाता है निवेश। तो अब एक कंपनी है, ब्याज कमाने के उद्देश्य से, रिटर्न कमाने के इंटेंशन से पैसा दे रही है। ये तो कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट यानी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से क्लियर हो गया। अभी बारी आती है ये वर्ड जो यहां पर इस्तेमाल हुआ, इंटर कॉर्पोरेट। इंटर और कॉर्पोरेट के बीच में डैश आता है। एंड यू नो व्हाट, ऐसा क्यों? क्योंकि इंटर कॉर्पोरेट में इंटर वर्ड का मतलब होता है एक ही सेक्टर या एक ही एरिया या एक ही यूनिट को बिलोंग करने वाली दो इंडिविजुअल एंटिटीज। हम इंटर वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक ही स्पेसिफिक एरिया को बिलोंग करने वाले दो यूनिट्स की बात कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट्स में अगर इंटर वर्ड इस्तेमाल करा गया तो इसका मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंटर मतलब बिटवीन भी बोल सकते हो, बिटवीन। So it is one company making an investment into another company, and this is what we call intercorporate investment, as simple as anything. A company मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, कुछ नया नहीं कर रही हूं भाई मैं, जो ऊपर मैंने डायसेक्शन समझाया आपको इन तीनों टर्म्स का उसी को इकट्ठा करके स्टेटमेंट बना रही हूं। अ कंपनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू अनदर कंपनी फॉर गेटिंग और अर्निंग रिटर्न्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एज। एक कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी में पैसा निवेश कर रही है और ये निवेश करने का उद्देश्य पहली कंपनी का है ब्याज कमाना, दैट्स इट। आपको पता है ना, बैलेंस शीट जब बनाते हो तो बैलेंस शीट के एसेट्स वाले साइड में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में इन्वेस्टमेंट का भी एक कॉलम होता है। उस इन्वेस्टमेंट में जब अपन स्केड्यूल्स या नोट्स में देखने जाते हैं तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट की डिटेल मिलती है। याद आया ना आपको इन्वेस्टमेंट का कॉलम वहां पर, है ना? तो ये वही तो इन्वेस्टमेंट्स है भाई लोग। Investment matlab one company making an investment into another company, and this investment is not just a normal investment like by just giving the money. I have the money and I'm giving it to you. No, it's not just normal giving of money. This money is given, this money is lent actually for the purpose of generating return by the first mentioned company. तो जो दे रही है वो इन्वेस्टर कंपनी है, जो ले रही है वो इन्वेस्टी कंपनी है, एक तरह की बोरोवर है, उसे कुछ समय बाद पैसा लौटाना पड़ेगा और ब्याज के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एन इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। एंड आई बिलीव अब आपको बहुत अच्छे से इस टर्म का मतलब क्लियर हो गया। एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी में करा गया निवेश इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जब पहली कंपनी का उद्देश्य दूसरी कंपनी में पैसा लगाने के पीछे ब्याज कमाना होता है। A company making investment into another company with the intention of earning returns on the money invested is what we call intercorporate investment in its very simplest manner. Got this? चलिए अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इस इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का और डिटेल डाइसेक्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि हम इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स को बहुत बारीकी से समझ पाए, बहुत अच्छे से समझ पाए। As you can see, इन्वेस्टमेंट का अब एक और क्लासिफिकेशन आपको यहां दिख रहा है। अभी तो मैंने एक बेसिक मीनिंग समझा दिया आपको कि भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना ब्याज कमाने के लिए, बट हर कहीं भी नहीं लगा सकते क्योंकि सेक्शन 186 के नजरिए से मेरे प्यारे बच्चों इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट वर्ड को सेक्शन नंबर 186 के लिए स्पेसिफिकली अलग से एक्सप्लेन करा गया है। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जिसे कंपनी एक्ट का सेक्शन 186 या धारा 186 सेक्शन 186 रेगुलेट करता है, इस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट वर्ड को स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है। ये हमको करना पड़ता है ताकि हम स्कोप को लिमिट कर सकें। अनलिमिटेड स्कोप रहेगा तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं। इस कारण से डेफिनेशंस होती हैं हर एक्ट में अलग अलग टर्म्स की या एक्सप्लेनेशंस होते हैं अलग अलग सेक्शंस के साथ। यहां पर सेक्शन नंबर 186 के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट को देखो लिखा ना बच्चों क्लियरली, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 1। दिस मींस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 एंड नॉट यूनिवर्सली। हर जगह इन्वेस्टमेंट का मतलब बस यही थोड़ी होता है यार मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने उसे बैंक की एक एफडी में लगा दिया। मैंने भी तो पैसा लगाया है विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग द रिटर्न, ब्याज कमाने के लिए, जो अभी इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बताया था मैंने आपको। पर ये इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा
क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर डिफाइन करा गया सेक्शन नंबर 186 के पर्पज से। एंड दैट्स व्हाई वी कीप आवरसेल्व्स वेरी वेरी क्लियर एज टू द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो भाई सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 के नजरिए से इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है जो सेक्शन 186 के सब सेक्शन 2 में उसके क्लॉज सी में एक्सप्लेन करा गया है। और अब ये कर दी गड़बड़। क्यों कर दी गड़बड़ भैया? सीधी सी क्लैरिटी तो दी ही नहीं। आपने बोला 186 1 के नजरिए से इन्वेस्टमेंट वो जो कि 186 2 सी में इस्तेमाल करा गया। टेढ़ा है पर ऑफ कोर्स मेरा है ना। नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कुरकुरा का डायलॉग। डेफिनेटली ये डायलॉग हैज इट्स ओरिजिनेशन फ्रॉम दैट ओनली, बट द फैक्ट इज दैट ये लॉ है और ये टेढ़ा है, पर आप इसे पढ़ रहे हो और अब आप इसे अपना चुके हो, तो टेढ़ा है पर मेरा है। वैसे ही आपका ये एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा टेढ़ा है, बट बारीकी से समझेंगे तो बड़ा आसान है। इन्वेस्टमेंट को सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 के नजरिए से डिफाइन करते हुए, सिर्फ 186 सबसेक्शन 1 के नजरिए से डिफाइन करते हुए कहा गया कि इन्वेस्टमेंट वो होगा जो कि सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी में डिफाइन करा जाता है। और ये जो नीचे अब आपको 3 हरे रंग के गोले के आगे पॉइंट दिख रहे हैं, यही तीनों इन्वेस्टमेंट्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ 186 सबसेक्शन 2 and that means also for the purpose of section 186 subsection 1। और वो होते हैं सब्सक्रिप्शन या परचेज of the shares or the share warrants or the debentures or even bonds or any other similar debt instrument। डिबेंचर कॉमा बॉन्ड, वहां कॉमा मिस हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। डिबेंचर बॉन्ड नहीं, डिबेंचर बॉन्ड और सिमिलर डेप्ट सिक्योरिटीज। ठीक है क्या? समझ रहे हैं क्या? इतना क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो इन्वेस्टमेंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ, and we limited the scope by saying that investment will only mean investment by way of subscribing to the shares, debentures, bonds or any other security। Investments will only mean this and some other things that are also given in the further part of the section। कुछ और चीजें जो सेक्शन में अभी और आ रही, समझ रहे हैं? ठीक है, आगे इसी रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए ये भी कहा, फॉलोइंग हाउएवर विल नॉट बी काउंटेड एज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें डे टू डे बिजनेस के नॉर्मल लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। ये ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें कि लीज या परचेज ऑफ रिसीवेबल्स या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। फैक्टरिंग कराते हैं अपन, फैक्टर नामक एक एजेंट की फैसिलिटी लेकर के अपन अपने रिसीवेबल्स पर पैसा पहले ही ले लेते हैं। पढ़ते होगे आप कहीं ना कहीं फैक्टरिंग के बारे में, या बिल डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं। इन सब में भी पैसा लिया जाता है, बट दिस इज नॉट दैट इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 186। सो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 186 इन्वेस्टमेंट मींस दोस 3 स्पेसिफिक थिंग्स जो कि हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा कुछ और भी होता है, और वो जब 186 की तह में जाते हैं ना तब समझ आता है। अब जो आप नीचे देख रहे हैं प्रोविजन वाला पार्ट अब आपके सामने शुरू हो रहा है। इन प्रोविजन में वो वर्ड हमें देखने मिलते हैं इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या होते हैं। वेल, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं, उसके बाद अपन उसकी डिटेल में वापस जाएंगे जब अपन सेक्शन 186 का डेप्थ पढ़ेंगे। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग तो अब आप समझ गए, एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी में करा गया इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ getting the returns shall be called as intercorporate investment। इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन करने के लिए सेक्शन 186 के सबसेक्शन 1 में कहा गया कि ये वो होंगे जो कि 186 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी में परिभाषित है, और वो होते हैं सब्सक्रिप्शन और परचेजिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और शेयर वॉरेंट्स और बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी प्लस समथिंग एल्स। एंड यू नो व्हाट दैट समथिंग एल्स में क्या क्या आता है? चलो अब मैं आपको बता देती हूँ। देयर आर बेसिकली 4 थिंग्स जो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में आती है बच्चों, 4 मेजर थिंग्स जो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में आती है। सबसे पहला लोन्स। नाउ नॉट दोज लोन्स एंड एडवांसेस जो अभी अभी आप इन्वेस्टमेंट में एक्सक्लूड करके आए हैं, नॉट दोज लोन्स एंड एडवांसेस जो एज अ पार्ट ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। लोन्स दैट शुड कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 186। ओके, in addition to loans, the second thing is giving guarantee on a loan that is taken by a company,
नाउ दिस इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज। एक कंपनी लोन ले रही है दूसरी कंपनी से, और उस दूसरी कंपनी को एक तीसरी कंपनी ये गारंटी दे रही है कि पहली वाली कंपनी यदि आपको पैसा नहीं लौटा पाई तो मैं आपको पैसा लौटा दूंगी। और यूजुअली यहां पैसा देने वाला बैंक हो सकता है, बैंक हो सकता है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एंड एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, मानिए एक कंपनी है जबरदस्त लिमिटेड। जबरदस्त है कंपनी, इसीलिए उसका नाम भी है, प्रमोटर्स जबरदस्त है उसके, इसलिए उनका नाम भी है जबरदस्त लिमिटेड। एक कंपनी है जबरदस्त लिमिटेड, इसको लोन की जरूरत पड़ती है, बैंक को अप्रोच करती है, अपने कुछ प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इसे लोन की जरूरत है, बैंक को अप्रोच करती है और बैंक से कहती है कि उसे 1 करोड़ के लोन की जरूरत है। बैंक इज रेडी टू गिव based on the credentials and other reports and the documents and information that was provided by Jabardast Limited. Bank is totally ready to pay that money. Bank is totally ready to give that loan to Jabardast Limited. बैंक पूरी तरह से तैयार है 1 करोड़ का ये लोन देने के लिए, पर बैंक ये कहता है कि हमें इस 1 करोड़ के लोन के बदले आपसे कुछ सेफ्टी या सिक्योरिटी चाहिए और गारंटी चाहिए। गारंटी यानी अश्योरेंस की यदि आप पैसा नहीं पे कर पाए तो जो गारंटी दे रहा है वो गारंटर पैसा देगा। अब सिक्योरिटी देने के लिए तो जबरदस्त लिमिटेड के पास था, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा उठा रही थी, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो लोन ले रही थी, उस प्रोजेक्ट की एसेट्स को वो गिरवी रख रही थी। बट अब बारी आती है गारंटी की। गारंटी देने के लिए ये जबरदस्त लिमिटेड एक कंपनी को अप्रोच करती है जिसका नाम है झकास लिमिटेड। कंपनी झकास है, प्रमोटर्स झकास है, इसलिए नाम झकास है। ओके, झकास लिमिटेड को अप्रोच करती है। झकास लिमिटेड के प्रमोटर्स और जबरदस्त लिमिटेड के प्रमोटर्स काफी अच्छे दोस्त हैं। एंड जब जबरदस्त लिमिटेड अपनी चीजों के बारे में बताती है तब जबरदस्त लिमिटेड को ये गारंटी देने के लिए झकास लिमिटेड के प्रमोटर तैयार हो जाते हैं। गारंटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अश्योरेंस। बच्चों याद रखिए, गारंटी इज एज गुड एज कि अगर ये नहीं दे पाए तो मैं दूंगा। इसने अगर जानबूझ करके डिफॉल्ट कर दिया ना तो भी मेरी कॉलर पकड़ी जाएगी, याद रखना। बट सिंस जबरदस्त लिमिटेड एंड झकास लिमिटेड का प्रमोटर्स वर रिलेटेड टू ईच अदर, दे न्यू ईच अदर और काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, एंड दे न्यू कि यहाँ कोई दगाबाजी धोखेबाजी कुछ नहीं होगा, तो भैया यहाँ पर ये झकास लिमिटेड जबरदस्त लिमिटेड को गारंटी देने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये गारंटी एक्चुअली दी जाती बैंक को है, नॉट टू जबरदस्त लिमिटेड। प्रोवाइड गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ टू द बैंक, यानी झकास लिमिटेड जबरदस्त लिमिटेड के बिहाफ पर बैंक को यह अश्योरेंस देता है कि यदि जबरदस्त लिमिटेड अपना लोन ऑफ 1 करोड़ टाइमली रीपे नहीं करता या डिफॉल्ट करता है तो फिर ऐसी स्थिति में वो ड्यूज पे करने की जिम्मेदारी झकास लिमिटेड की होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल गिविंग गारंटी एज, एंड दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जहां एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिहाफ पर गारंटी दे रही है। और सेक्शन 186 के परव्यू में आता है बच्चों ये, आफ्टर द लोन्स गिविंग ऑफ गारंटी इज ऑल्सो कवर्ड हियर इन। द थर्ड थिंग दैट इज कवर्ड ओवर हियर, समझ गए ना गारंटी देना कैसे? कैसे जबरदस्त के बिहाफ पे झकास ने बैंक को गारंटी दी कि अगर जबरदस्त बैंक से लिया 1 करोड़ का लोन नहीं पे कर पाएगी तो झकास लिमिटेड पे करेगी। मतलब एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो 186 के दायरे में आएगा। तीसरा पार्ट होता है प्रोवाइडिंग ऑफ सिक्योरिटी का। अब ठीक वही अरेंजमेंट जो जबरदस्त और झकास के बीच में हुआ था, उसी एग्जाम्पल से आप इस सिक्योरिटी को भी समझ लीजिए। जबरदस्त लिमिटेड 1 करोड़ का लोन लेने गई थी बैंक से, गई थी, हाँ गई थी ना, गई तो थी, अभी तो बताई गई थी, है ना, गई थी, ठीक है। बैंक ने क्या बोला था? वी आर रेडी टू गिव यू बेस्ड ऑन योर क्रेडेंशियल्स, योर पास्ट परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल्स एंड ऑपरेशंस, वी आर रेडी टू गिव यू दैट लोन ऑफ 1 करोड़ रुपया, बट वी नीड सम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए हाल फिलहाल में जबरदस्त लिमिटेड के पास कोई फ्री होल्ड एसेट्स अवेलेबल नहीं है, और जिस प्रोजेक्ट के लिए वो ये लोन लेना चाह रही है उसमें भी एज सच कोई एसेट्स ऐसी नहीं है जो वो सिक्योरिटी पे दे सके।
अब क्या होगा? अब ये जबरदस्त लिमिटेड के प्रमोटर्स फिर झकास लिमिटेड के प्रमोटर्स को अप्रोच करते हैं. दीज प्रमोटर्स हु वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वेरी वेरी फास्ट फ्रेंड्स, झकास लिमिटेड के प्रमोटर्स को अप्रोच करते हैं और ये कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, फिर क्यों पूरा रिपीट करो यार, क्या कहेंगे आप तो जानते ही हो ना, समझा देंगे पूरा का पूरा प्लॉट की ऐसी 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 बात है, कैसी बातें आप जानते हैं यहाँ पर. ठीक है, झकास लिमिटेड तैयार हो जाते हैं, यानी झकास लिमिटेड के प्रमोटर्स तैयार हो जाते हैं उस 1 करोड़ के लोन के बदले अपनी कुछ एसेट्स को सिक्योरिटी पे रखने के लिए जो उनके पास अवेलेबल है. ऑफ कोर्स एक बार फिर पिछले एग्जाम्पल की ही तरह वो गारंटी जबरदस्त लिमिटेड को नहीं मिली थी, बैंक को मिली थी जबरदस्त के बिहाफ पर. ठीक उसी तरह से ये सिक्योरिटी जबरदस्त को नहीं मिलती है, ये सिक्योरिटी क्रिएट करी जाती है इन द फेवर ऑफ द बैंक बाय द प्रमोटर्स ऑफ झकास लिमिटेड, स्टेटिंग दिस in the agreement that in case the promoters of Jabardast Limited and the company is unable to pay the loan procured from the bank, then in that case, bank will have the full right to seize and to sell whole or substantially the whole of the property, the so-called security that's kept on charge of Jhakaas Limited. समझ गए ना? एक में हम पर्सनल गारंटी दे रहे हैं, वो नहीं दे पाए तो हम देंगे. दूसरे में हम अपनी एसेट्स, अपनी संपत्तियां दे रहे हैं कि अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो उस लोन के बदले आप हमारी इन एसेट्स को बेच के अपना ड्यूज क्लियर कर सकते हो. डेफिनेटली बोथ ऑफ दीज अरेंजमेंट्स शुड इन्वॉल्व अ वेरी वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंपनीज, क्योंकि हर कोई ऐसे पर्सनल गारंटी किसी के भी बिहाफ पर या अपनी एसेट्स की सिक्योरिटी किसी और के लोन के बिहाफ पर कभी भी नहीं देता भाई, है ना? है ना, समझ रहे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये या तो ग्रुप कंपनीज होती हैं, एसोसिएट्स होती हैं, या इवन होल्डिंग सब्सिडरीज भी हो सकती है. हालांकि इनके संबंध में काफी रिलैक्सेशंस भी हैं जो कि एक्ट में दिए गए, यानी 186 में दिए. इतना तो समझे आप. 3 चीजें, लोन्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज. चौथा होता है आपके ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट्स जिसमें कि एक्वेजिशन वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है. बच्चों नाउ एक्वेजिशन एक्चुअली मींस परचेज ओनली. परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, शेयर वारंट्स, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने इनिशियल पार्ट में सुन भी लिया. So now intercorporate investments. Now if I repeat the term intercorporate investment, अब आप समझ गए हैं कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगाती है with the intention of getting the return. ये पैसा लगाने के 4 अलग तरीके हो सकते हैं, या तो ये लोन के फॉर्म में हो सकता है, या ये उस दूसरी कंपनी के द्वारा लिए गए लोन के संबंध में गारंटी के तौर पर हो सकता है, या ये सिक्योरिटी के तौर पर हो सकता है, या ये एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या वारंट्स या अदर सिक्योरिटीज को अक्वायर यानी परचेस करने के रूप में, फॉर्म में, मैनर में हो सकता है. समझ चुके हैं इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग. अब आइए प्रोविजन पर, क्योंकि अब जब ये गारंटी, सिक्योरिटी, एक्विजिशन वर्ड इस्तेमाल होंगे तो अब मुझे डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा. अब आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि गारंटी क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, एक्विजिशन क्या होता है. तो चलिए अब कुल मिलाकर के 13 सब सेक्शंस हैं इस सेक्शन 186 के. 13 सब सेक्शंस हैं, एक एक करके अपन पढ़ते चलते, सारे सीक्वेंस में चलेंगे ताकि आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी. ठीक है, सबसे पहले आते हैं सबसेक्शन 1 पर. और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 186 कहता है कि कोई भी कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 186 सब सेक्शन 1, कोई भी कंपनी, अ कंपनी. अच्छा, मैं कंपनी वर्ड अगर सिर्फ इस्तेमाल करती हूं तो मेरे को यहां पर बत्ती जलता है, और ये क्लियर होता है कि इफ आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड कंपनी, दिस मीन्स आई मीन बोथ द टाइप ऑफ कंपनीज, वेदर इट इज अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी. और ये बत्ती आपका भी जला होगा, जला ना, है ना? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों पर ही प्रावधान लगेंगे, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली पब्लिक के लिए ये बोल रहे होते या स्पेसिफिकली प्राइवेट के लिए बोल रहे होते तो हम लिखते, जैसा कि हम काफी सेक्शंस में लिखते हैं. बट इफ वी आर यूजिंग द वर्ड अ कंपनी, this means we mean whether it's a public or it's a private company. On both the type of companies, this provision would be equally applicable. Got this? ऐसे बत्ती बार बार जलाया करो.
इसी तरह से लॉ पढ़ा जाता है, वर्ड्स का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करा करो, सिर्फ रटने पर ध्यान मत दिया करो। अ कंपनी शैल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, काम खत्म। याद हो गया मैडम? ऐसे जो याद होता है ना वो बहुत जल्दी भूल जाता है, इसीलिए समझ के याद रखा करो। तो यहाँ कंपनी में पब्लिक प्राइवेट दोनों आएंगे बच्चों, और सेक्शन 186 दोनों पे एप्लीकेबल होता है, आपकी कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट है। समझ रहे हैं ना? सबसे पहला सबसेक्शन अब आपसे कह रहा है कि कोई भी कंपनी यदि इन्वेस्टमेंट्स करना चाहती है तो वो ये कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब फिर घुमा दिया, क्या जरूरत क्या होती है इतना घुमाने की? यार सीधा सीधा बोलेंगे तो सब समझ लेंगे, और जो सब समझ लेंगे तो फिर हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की क्या जरूरत पड़ेगी भैया? क्या जरूरत होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कंपनी सेक्रेटरीज की, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की? वी आर दोज प्रोफेशनल्स जो कि समुद्र की तह में जाकर के मोती निकाल के लाते हैं, इन्हें प्रावधान का इंटरप्रिटेशन निकाल के लाते हैं। तो पहले हमको भी तो समझना पड़ेगा ना, ऑल दोज फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, हमें भी तो समझना पड़ेगा ना। तो अब ये प्रोविजन थोड़ा सा टेढ़ा सा है, सबसेक्शन 1 ही सबसे पहले बड़ा क्लियरली बोल रहा है कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कैन मेक, शैल मेक द इन्वेस्टमेंट्स थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब दो पेचीदा शब्द आ गए, लेयर एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका क्या मतलब है मैडम? लेयर इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ अ कवर, हिंदी में परत कहते हैं इसको। जैसे गर्म या उबाल करके रखे गए दूध के ऊपर क्रीम का परत जम जाता है ना, क्रीम मलाई का परत जम जाता है। अच्छा, उस कारण से उसके नीचे जो है यानी जो लिक्विड फॉर्म में मिल्क है वो दिखता भी नहीं, ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर वो पूरा परत पड़ा हुआ है, नीचे अंदर क्या है हमको नहीं पता। लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट याद है ना आपको? जब किसी और के नाम का सहारा लेकर के यानी कंपनी के नाम का सहारा लेकर के कुछ लोग यानी उसके डायरेक्टर प्रमोटर गलत उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे थे, एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द लॉ केम इनटू पिक्चर एंड डिसरिगार्डेड द कॉर्पोरेट विल, pierced the corporate will, lifted the corporate will to find out who the culprits are and to punish them, है ना? मतलब कॉर्पोरेट एक पर्दा ही होता है ना। कंपनी की जो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, वो पर्दा ही तो कहती है। कंपनी के पास ये पर्दा है, पर्दा पर्दा है नहीं मतलब मैं गाना नहीं याद दिला रही हूं आपको, पर्दा है पर्दा, यहाँ बता रही हूं आपको वो पर्दा रहता है ना। Company has the rights to enter into all the contracts and to do all the things in its own name, but the fact is that करने वाले तो उसके डायरेक्टर्स और उसके मेंबर्स ही होते हैं, है ना? तो वो एक कवर होता है, कंपनी के पास एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का एक कवर है। लेयर इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कवर। यहां पर लेयर को बहुत स्पेसिफिकली डिफाइन करते हुए जोड़ा गया है सेक्शन 2 के क्लॉज 87। ये पहला वाला एरो बच्चों, ये पहला वाला एरो की मैं बात कर रही हूं। सेक्शन 2 क्लॉज 87 के एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके एक्सप्लेनेशन जहां सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन मिलती है पॉइंट नंबर डी में, लेयर का मतलब होता है किसी एक कंपनी जो होल्डिंग है के संबंध में उसकी सब्सिडरी या सब्सिडरी कंपनीज। लेयर मींस अ सब्सिडरी और सब्सिडरी कंपनीज इन रिलेशन टू अ होल्डिंग कंपनी। जैसे कि अब फटाक से दौड़ते हुए अगर होल्डिंग और सब्सिडरी के मतलब पर अपन जाएं, होल्डिंग और सब्सिडरी के एक्सप्लेनेशन पर अपन जाएं, जो कि मेरे को पता है आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग वो होती है जो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होल्ड करती है। से फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी है जो होल्डिंग है, अब होल्डिंग कब बनती है वो डेफिनेशन में दिया रहता है ना? तो भैया एक कंपनी है, क्या नाम देना चाहिए कंपनी का भी? कोई बढ़िया सा शानदार सा नाम, शानदार लिमिटेड। देखो बढ़िया सा नाम मिल गया अपने को, शानदार लिमिटेड एक कंपनी, और ये शानदार लिमिटेड की एक सब्सिडरी है बढ़िया लिमिटेड। अब सब्सिडरी कैसे बनते ये अपने को पता है, कैसे बनते भैया? ये शानदार लिमिटेड या तो 50% या उससे ज्यादा के शेयर्स होल्ड कर रही है बढ़िया लिमिटेड के, राइट, और या फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, राइट। एक तीसरा और पार्ट होता है ना सब्सिडरी। हाँ आई नो आपने उधर गेस कर लिया, मेरे बोलने के पहले आपने बोल लिया, इसलिए तो मैं चुप हो गई यार, बिकॉज आई नो
ऑल ऑफ माय स्मार्ट स्टूडेंट्स, यू हैव गेस्ड इट बाय नाउ। सब्सिडरी की गेस क्या, पक्का बोले ना मैडम? हाँ 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 पक्का बोले, सॉरी है सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी फर्स्ट मेंशन कंपनी की सब्सिडरी होती है, जिसका की मतलब ये कि भैया अब ये जो बढ़िया लिमिटेड है, ये पता है क्या, ये बढ़िया लिमिटेड अब होल्डिंग कंपनी बन जाती है। कैसे बन जाती है कि ये बढ़िया लिमिटेड 50% या उससे ज्यादा के शेयर्स या इवन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करती है एक दूसरी कंपनी के, एक दूसरी कंपनी जिसका नाम, क्या नाम देना चाहिए? खूब बढ़िया लिमिटेड। चलो खूब बढ़िया लिमिटेड, खूब बढ़िया लिमिटेड, ठीक है। अभी ये कंपनी के 50% उससे ज्यादा के शेयर्स या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खूब बढ़िया लिमिटेड के कंट्रोल करती है बढ़िया लिमिटेड। तो भैया अब क्या हुआ, आपकी बढ़िया लिमिटेड होल्डिंग बन गई और खूब बढ़िया लिमिटेड सब्सिडरी बन गई, पर जो बढ़िया लिमिटेड है वो आपकी शानदार लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो उस नाते शानदार लिमिटेड होल्डिंग बन जाती है खूब बढ़िया लिमिटेड की भी। और खूब बढ़िया लिमिटेड सिर्फ बढ़िया लिमिटेड की सब्सिडरी नहीं है, लेकिन शानदार लिमिटेड की भी सब्सिडरी है। समझ गए ना? बढ़िया, मैं बढ़िया, आप सब भी बढ़िया, एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया। आई सपोज आपको क्लियर हो गया सब्सिडरी की सब्सिडरी पहले से भी पता होगा, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, just a way to help you understand and interpret the concepts in such a manner that you will never forget बढ़िया लिमिटेड। अब जब जब गाना बचेगा मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, तो आपको ये खूब बढ़िया लिमिटेड भी ध्यान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट? सो अब ये तो हो गया सब्सिडरी वाला रिलेशनशिप। अब लेयर में सब्सिडरी ऐसी होती है, शानदार लिमिटेड की पहली सब्सिडरी, पहली, थोड़ा सा अपन और इंटरप्रिटेशन ले ले, शानदार लिमिटेड की पहली सब्सिडरी है बढ़िया लिमिटेड और शानदार लिमिटेड की दूसरी सब्सिडरी है खूब बढ़िया लिमिटेड। अच्छा, खूब बढ़िया लिमिटेड में डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है भैया शानदार लिमिटेड की, लेकिन क्योंकि खूब बढ़िया लिमिटेड के शेयर्स को बढ़िया लिमिटेड होल्ड कर रही है और बढ़िया लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी शानदार लिमिटेड है, इसलिए शानदार लिमिटेड होल्डिंग बन जाती है खूब बढ़िया लिमिटेड की। यहाँ लेयर नहीं बनी, यहाँ एक ही लेयर है, बस एक ही लेयर है, बढ़िया लिमिटेड शानदार लिमिटेड की सब्सिडरी, एक ही लेयर, ठीक है, ये एक ही लेयर हो गई। पर बढ़िया लिमिटेड के जैसे ही ये जो शानदार लिमिटेड है, अब ये शानदार लिमिटेड एक और सब्सिडरी बनाती है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मनी इज डन, राइट? तो अब ये शानदार लिमिटेड एक और सब्सिडरी बनाती है और उस सब्सिडरी को अब बढ़िया सा कोई सा भी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा नाम देने के बजाय और कंफ्यूजन ना हो इसलिए सिंपल सा नाम देते हैं, अब ए लिमिटेड बनाती है, ठीक है। शानदार लिमिटेड एक और सब्सिडरी बनाती है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स को होल्ड कर लेती है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या ये? अब ए लिमिटेड अपने नीचे एक और सब्सिडरी बनाती है, बिल्कुल वैसे जैसे बढ़िया ने खूब बढ़िया लिमिटेड बनाई थी और उसको नाम दिया जाता है बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड फिर से शानदार लिमिटेड की सब्सिडरी कहलाती है, क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ शानदार लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। ये जितनी सब्सिडरीज बनाई जा रही है इन सब पे कोई रोक टोक नहीं है, ये सब करिए, जो भी हो रहा है चलते रहने दीजिए। 186 सेक्शन 186 के नजरिए से अब यहां पर लेयर्स देखिए, पहला लेयर शानदार और बढ़िया के बीच में, दूसरा लेयर बढ़िया और खूब बढ़िया के बीच में, वैसे ही पहला लेयर शानदार और ए के बीच में और दूसरा लेयर ए और बी के बीच में। और वही आपका सबसेक्शन 1 कहता है रिस्ट्रिक्शन के तौर पे, कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अब इन्वेस्टमेंट में क्या आता है तो आप जानते हो, अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो करे ना, हम कहाँ रोक रहे हैं उसे। अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो इन्वेस्टमेंट करे, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन यदि वो सब्सिडरीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के माध्यम से वो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, नॉट मोर देन 2। ये जितनी सब्सिडरीज है ना, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है,
इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब होता है बच्चों वो कंपनी जिसका काम इन्वेस्टमेंट करने का है, सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वॉरेंट्स। ये देखो इन्वेस्टमेंट कंपनी का मीनिंग दी मैं। उसका प्रिंसिपल बिजनेस उसके मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है, वो शेयर्स खरीदेगी। इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है ना, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना, बॉन्ड्स दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। अब अगर एक कंपनी खुद से इन्वेस्टमेंट कर रही है तो दर्जनों कंपनियों में कर ले, बट अगर सब्सिडरीज यानी लेयर्स के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रही है तो 2 लेयर्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया है? समझ गए हैं क्या अच्छे से यहाँ पर? हालांकि यहाँ एक छोटा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है भाई, हाउएवर करके आपको मैंने एक अपवाद बताया है, यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दिया है जो आपसे कहता है कि सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 विल नॉट हैव द इफेक्ट इन फॉलोइंग 2 केसेस। पहला केस, यदि कोई कंपनी अक्वायर करती है, इफ अ कंपनी अक्वायर्स एनी कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया और उसकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज हैं बियॉन्ड 2 लेयर्स एज पर द लॉ ऑफ सच कंट्री, यानी उस कंट्री के लॉ में अगर परमिटेड है टू हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज एज इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड आई एम परचेजिंग दैट कंपनी, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। 186 में इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। सिमिलरली यदि एक सब्सिडरी कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज for the purpose of meeting the provisions of any law, rule or a regulation that is currently in force, तो उस लॉ रूल रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए यदि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करे जाएंगे तो फिर वो सेक्शन 186 के पर्व्यू से बाहर रहेंगे। ठीक है, ठीक। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की कंपनी को खरीद रहे हैं, भले उसके 2 लेयर्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, 186 में प्रोहिबिटेड नहीं है। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी हैविंग इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज मोर देन 2 लेयर्स बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सम रूल और अ प्रोविजन और लॉ व्हिच इज इन फोर्स एट प्रेजेंट इन इंडिया, तो फिर परमिटेड है, फिर प्रोहिबिशन नहीं है। तैयार हो गया सबसेक्शन 1। फाइनल और आखिरी बात 1 सबसेक्शन 1 की फाइनल और आखिरी बात, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी भी लगता ही नहीं है ये। इट शैल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स में लोकेटेड पब्लिक और प्राइवेट। तैयार हो गया था? ठीक है। अब ये तो हो गया एक बात। अब आते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 ने बना दिया कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है 2 लेयर्स से ज्यादा नहीं करेगी। अब खुद से करना है तो क्या प्रोविजन है भैया? चलो ये तो सब्सिडरीज के लिए आपने लिमिटेशन डाल दिए, नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। खुद से करना है तो क्या प्रोविजन है? सब सेक्शन 2 और 3 बड़ा मेन है क्योंकि इसी में सारा पॉइंट आ जा रहा है। सब सेक्शन 2 आपसे कहता है नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक दीज इन्वेस्टमेंट्स वेदर बाय वे ऑफ लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, whether by way of giving guarantee or security in connection with a loan to any person or body corporate। अब याद आ गया ना आपको वो एग्जाम्पल जहां पर अपन ने लोन लिया या किसी और ने लोन लिया और उसके बिहाफ पे अपन ने गारंटी या सिक्योरिटी दिया। एंड ऑल्सो अक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू, acquire means purchase or otherwise by way of subscription to securities of any body corporate, यानी एक कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी को या पर्सन को, अब पर्सन भी आ गया इसमें तो भैया, हाँ पर्सन भी आ गया है ना, लेकिन ये देखो ये पर्सन का एक्सप्लेनेशन नीचे ये आपको गुलाबी रंग के डब्बे में दिख रहा है। पर्सन विल नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी उसको लोन दे सकते हैं, उसके द्वारा ली गई किसी भी लोन पे गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस शुड बी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, हिज और हर। एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के चलते दूसरे एम्प्लॉयज को ऐसे लोन्स दिए जाते हैं या उनके लोन्स पे गारंटी सिक्योरिटी देती है कंपनी, आप कर सकते हो। पर्सन्स को जो एम्प्लॉयमेंट में है वो इस सेक्शन की परव्यू से बाहर। उसके अलावा एनी अदर पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट को ना तो आप लोन दे सकते हो, ना उनके द्वारा लिए गए लोन पर कोई गारंटी या सिक्योरिटी दे सकते हो, ना किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स या अदर सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वो 2 लेयर्स इसलिए तो है क्योंकि इनडायरेक्टली भी कर रहे थे, डायरेक्टली माने खुद, इनडायरेक्टली यानी कि किसी और से, इनडायरेक्टली यानी किसी और से, तो वो किसी और से जाओगे तो 2 लेयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, नहीं करोगे अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये देखो ये लिमिट आ रही है अब यहां पर, ये
exceeding 60% of the paid up share capital, aggregate of the paid up share capital plus free reserves plus securities premium account का balance और 100% of the free reserves, whichever is more. यानी कोई भी कंपनी ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती है for an amount which is exceeding 60% of the paid up share capital or free reserves and the security premium or 100% of the free reserves, whichever is more. एग्रीगेट लेना है बच्चों, एग्जाम्पल से बता देती हूँ। जैसे मानो एक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपया, ठीक है, उसके फ्री रिजर्व्स हैं 250 करोड़ रुपया के और सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा है 50 करोड़ रुपया। आप क्या करोगे, अब इनका टोटल लगा लो भैया। हाँ, टोटल लगा लिया हमने 100, 250, 350 और 50, यानी कि 400 करोड़। ये टोटल हो गया है, इसका अपने को 60% लेना है, ये पहला अमाउंट है। या फिर 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। फ्री रिजर्व कितना है आपका भैया, यहाँ पर कहाँ गया फ्री रिजर्व, 250 करोड़ है और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है आपका 50 करोड़ है, यानी कि 300 करोड़। इसका तो पूरा 100% लेना है, तो 400 करोड़ का 60% या 300 करोड़, दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा के लिए नहीं कर सकते हो। मतलब उतने तक कर सकते हैं क्या मैडम? हाँ, और उसके लिए सीधी सिंपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लगती है। अभी सबसेक्शन 5 आएगा, वो बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसेंट देना पड़ेगा। ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग यूनानिमसली हैज टू अप्रूव। सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित करा जाएगा। तो आपका जो भी अमाउंट आ रहा है, से सपोज फॉर एन एग्जांपल आपका अमाउंट आ रहा है 300 करोड़, दोनों में से जो भी ज्यादा बोल रहे हैं ना यार अपन, तो 400 करोड़ का 60% या 300 करोड़, दोनों में से जो भी ज्यादा है। मानो 300 करोड़ आ रहा है। अब ये जो 300 करोड़ है, इतने तक के इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से हो जाएगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, नो कंपनी शैल डू दीज इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सीडिंग, दैट मींस अप टू द लिमिट इज परमिसिबल। एंड यहां पर कोई परमिशन की बात दी नहीं गई है, कहीं नहीं गई, मतलब बाय डिफॉल्ट बोर्ड की अप्रूवल। और सेक्शन 179 को अगर आप यहां पर रिकॉल कर ले, तो इस 179 में जहां पावर्स ऑफ बोर्ड दिए गए, मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ द कंपनी इज कंसिडर्ड एज द प्रेरोगेटिव ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई याद आया, सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड एंड रेस्ट्रिक्शंस देयर ऑन 180। इसी चैप्टर 12 ऑफ द कंपनी एक्ट में आते हैं, एक्ट का 12 है ना। तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स में ऑलरेडी है 179 में कि वो ये कार्य कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर दिया भी गया है, मतलब अलग से कुछ लिखा ही नहीं, बाय डिफॉल्ट अप टू दिस अमाउंट तक का इन्वेस्टमेंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से हो जाएगा। मैडम इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्या? फिर मतलब कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट उसकी परमिशन के लिए सबसेक्शन 3 देखना पड़ेगा। अभी उस पे आने में थोड़ा सा टाइम है, पहले ये समझो जो यहाँ पर और लिखा हुआ है मैंने। The section makes it very mandatory to make the investments only through 2 layers of investment company, और if the investor defaults तो फिर penalty है ना। It is the investor company जिसको ये ध्यान देना है, उसी के ऊपर आएगी liability। So it is very very advisable and a prudent business practice कि इन्वेस्टी जब ये पैसा ले वो डिक्लेरेशन ले कि आप 2 layers of subsidiaries से ज्यादा पे नहीं कर रहे हो ये इन्वेस्टमेंट, ये श्योर कर ले, ठीक है, कर लिया श्योर। और उसके बाद फिर लिमिट क्या रहेगी अमाउंट की सबसेक्शन 2 में, 60%, नॉट एक्सीडिंग 60%, एक हाथ पे 60% ऑफ द टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरे हाथ पे 100% ऑफ रिजर्व्स, विच एवर इज मोर, दोनों में से जो भी ज्यादा आता है उतने तक का निवेश कर सकते हैं, उतने तक का निवेश कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लोन के फॉर्म में 20% और अ बॉडी कॉर्पोरेट, गारंटी या सिक्योरिटी के फॉर्म में टेकन बाय एनी पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट, या एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और वारंट्स ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। पर्सन के शेयर्स नहीं होंगे, ठीक है, समझ गए क्या इतना? चलिए अब जल्दी से दौड़ चलिए। अच्छा, ये एक बल्ब जल रहा है यहाँ पर, इस बल्ब में वही कहानी दोहराई गई है। Subsection 2 shall also not apply to specified IFSC, public and private company, अगर resolution पास होता है either at the meeting of board और by circulation, नहीं लगेगा उनके ऊपर, है। चलिए भाई
भाई आइए सब सेक्शन 3 के ऊपर। अब सब सेक्शन 3 कहता है कि क्या कंपनी, भैया तूने एक बात अधूरी छोड़ दी, वही सवाल जो आपके दिमाग में बड़ा कौतूहल पैदा कर रहा होगा, मुझे पता है। कौतूहल का मतलब है गुलांछे मार रहा होगा, गुलांचे मार रहा होगा का मतलब है इट वुड हैव बीन टिकिंग 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 इन योर माइंड कि यार इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते क्या। मतलब आपने बोला नॉट एक्सीडिंग 60% और 100% विच एवर इज मोर, दिस मीन्स उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता है, सबसेक्शन 3 में उसका आंसर है हो सकता है। और वो आंसर कहता है सबसेक्शन 3 empowers a company to give the loan or a guarantee or provide security or acquisition beyond the limit। ये देखो भाई, beyond the limit, लिमिट कहां, जो सबसेक्शन 2 में। बट subject to the prior approval of members of the company by means of a special resolution passed in the general meeting। यानी आपको शेयर होल्डर्स की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, दैट टू बाय मींस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। अब भैया स्पेशल रेजोल्यूशन माने 75% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड गिव देयर कंसेंट, है ना। जनरल मीटिंग है तो नोटिस जाएगा। भी नोटिस के लिए कौन सा सेक्शन होता है यही रिकॉल कर लो। एंड बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, आई से दिस इन ऑलमोस्ट ऑल माय वीडियोस की सेक्शन याद रखने का ये सबसे अच्छा ट्रिक होता है। देयर इज नो रामबाण इलाज, देयर इज नो रामबाण इलाज, टेक माय वर्ड्स, या ब्रह्मास्त्र, है ना, कि आपको सेक्शन ऐसे रटा दूंगी मैं कभी भी नहीं करा सकती है, आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने भी कभी रटे नहीं इन्हें इस तरीके से। Every time when you study a concept और किसी दूसरे सेक्शन से संबंधित कोई प्रावधान ही आ रहा है, इमीडिएट उस सेक्शन को दिमाग में रिकॉल करो। ऐसे ही तो याद होगा। एक बार देखना पड़ेगा, 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा, 4 बार, 5वीं बार में अपने आप याद हो जाएगा। अब जब यहाँ जनरल मीटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आ रही है तो बैक टू बैक 2-3 सेक्शन आपके दिमाग में घूम गए होंगे मीटिंग से रिलेटेड। पहला जनरल मीटिंग का नोटिस 101 आपके दिमाग में आ गया 21 क्लियर डेज पहले। बाय पोस्ट है तो 48 घंटा और एडिशनल। बिजनेस 2 तरह के होते हैं जनरल मीटिंग्स में भाई, और ये बिजनेस तो ऑर्डिनरी नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब ये स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस है तो भैया नोटिस के साथ एज पर 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें डिटेल में बताएंगे कि ये लोन या इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में, किसको दे रहे हैं, कितने टेन्योर का है, कितना अमाउंट लगा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या रिटर्न मिलेगा, सब कुछ। For all the members of your company to understand and make an informed decision कि हाँ बोले कि ना बोले। और स्पेशल रिजोल्यूशन की बात हो रही है तो 114 सेक्शन 114 दिमाग में आ गया होगा, जहां पर ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशंस को डिफाइन करा गया है और बताया गया है स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन द वोट्स कास्टेड इन फेवर आर 3 times मोर देन द वोट्स कास्टेड अगेंस्ट इन द रिजोल्यूशन। इनफैक्ट 117 भी ध्यान में आना चाहिए आपके। तो आप बोलो मैडम क्या कर रही हूँ यार, याद करा रही हूँ आपको और क्या कर रही हूँ, सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ। क्यों 117 आपके दिमाग में आया होगा? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द रेजोल्यूशंस एंड द अग्रीमेंट्स दैट शुड बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। यस, उसमें सबसे पहला नंबर स्पेशल रेजोल्यूशंस का आता है। पास होते ही 30 डेज के अंदर MGT 14 में आरओसी को फाइल करना है ना बच्चों। देखो 4 सेक्शन याद हो गया है आपको, रिकॉल हो गया है, खुश हो जाओ। सबसे अच्छा तरीका बता दी मैं आपको। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सेटल्ड है, हाँ याद है, थोड़ा सा शोल्डर स्टेप कर लीजिए, याद है आपको, खुश हो जाइए, फिर वापस यहाँ लौट आइए। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 186 की लिमिट से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी परमिसेबल है, ये अब हमको क्लियर हो चुका है। और ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जबकि आप अपने मेंबर्स से प्रायर अप्रूवल लेते हैं जनरल मीटिंग में बाय मींस ऑफ अ स्पेशल रिजोल्यूशन। यहाँ पर ये जो नीचे ऑरेंज कलर का आपको बक्सा दिख रहा है, इसमें नोटिस से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ये बताने की कोशिश करी है कि भाई जब भी कंपनी नोटिस जनरल मीटिंग का जारी करेगी तो उसमें क्या क्या बताएगी ना। बता चुकी हूँ ये वर्बली में आपको, किस अमाउंट तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उस लिमिट 60 या 100 दोनों में से जो ज्यादा उससे ज्यादा है, किसको दे रहे हैं, टेन्योर, इंटरेस्ट, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या रहेगा, एंड ऑल अदर डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट है सब आपको नोटिस और अलोंग विद दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना। ठीक है क्या बच्चों? एक और बल्ब यहाँ पर जल चुका है
और ये जलता हुआ बल्ब फिर उसी चीज का इशारा कर रहा है जो सबसेक्शन 1 और 2 में भी आया था कि ये सबसेक्शन 3 will not apply to specified IFSC public or private company where the resolutions have been passed either in the meeting of board or by सर्कुलेशन। अच्छा, मीटिंग ऑफ बोर्ड आ रहा है, तीसरी बार आ चुका है, अब फिर यहाँ पर सेक्शन रिकॉल करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फर्ज बनता है। याद करो तो मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का सेक्शन कौन सा, याद करो तो जल्दी के जल्दी, अभी के अभी, बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग बोर्ड मीटिंग, सेक्शन 173। ले दे के 4 तो सेक्शन है बोर्ड मीटिंग के कंपनी एक्ट में, सिर्फ 4 छोटे से, 173 फ्रीक्वेंसी, 174, 175, 176, 4 तो सेक्शन आते हैं। 173 फ्रीक्वेंसी बताता है कब कब करना है, 174 कोरम बताता है, 175 उसमें से इसी सर्कुलेशन पर आधारित है, और 176 बताता है कि डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट के बाद डिफेक्ट होता है तो उस दिन के बाद के सारे एक्ट इनवैलिडेट होंगे, पहले के इफेक्ट्स को, पहले के एक्ट्स को इनवैलिडेट नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्टिवली। 4 तो सेक्शन होते हैं। 5वां 177 से तो फिर आपकी कमेटी शुरू हो जाती है, ऑडिट कमेटी। ये देखो यार, आपने बेड़े बेड़े इतने सारे सेक्शन रिकॉल कर लिया, बताओ मजा लेगी, परीक्षा में गलती होगी अगर ऐसे याद रखोगे तो। Still need a way to remember sections. Still need some more ways to remember sections. I suppose this is more than the easiest way to remember them. ठीक है, चलो भाई अपनी कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं, और इससे पहले कि सबसेक्शन 4 पर आए, कुछ छोटा सा एग्जेम्पशन यहां पर आ जाता है। एग्जेम्पशन जो कि होली ओन सब्सिडरीज के संबंध में दिया गया है, और कहता है कि यदि कोई लोन या गारंटी दी जाती है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है बाय अ कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी or to a joint venture or acquisition is being made by the holding company by way of subscription, purchase or otherwise of the securities of its wholly owned company, तो फिर ऐसी स्थिति में सब सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, यानी स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं लगेगी, सिर्फ सब सेक्शन 3 भैया। बोर्ड रिजोल्यूशन तो लगेगा सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 की रिक्वायरमेंट ही नहीं लगेगी, यानी कि वो सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन से लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है जो सब सेक्शन 2 की है। बट होली ओन सब्सिडरी, होली ओन जिसके 100% शेयर कैपिटल आपके पास है, या जॉइंट वेंचर। और दूसरी चीज, इन सच केसेस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव ऑल दोज डिटेल्स इन रिलेशन टू द लोन और द गारंटी और सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सबसेक्शन 4 में दिए। सारी डिटेल देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब साल के अंत में जो बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे उसमें बताते हैं सब। तो ये एक छोटा सा एग्जेम्पशन यहां पर आपके लिए दिया गया। अब बढ़ चले हम सबसेक्शन 4 की तरफ। छोटे छोटे से पॉइंट्स आ रहे हैं, अब बस बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स आ रहे हैं, और इन छोटे छोटे से पॉइंट्स में सेक्शन 186 सबसेक्शन 4 अगली श्रेणी में आ रहा है, और आपसे कह रहा है कि सेक्शन 186 सबसेक्शन 4 के अनुसार एक कंपनी जो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स करती है, यानी लोन देती है 20% ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर सिक्योरिटी या गारंटी देती है इन रिलेशन टू अ लोन टेकन बाय एनी पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट, या शेयर्स एक्वायर करती है ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, या इवन जिस पर एग्जेम्पशन है सबसेक्शन 3 के प्रावधानों में, हर कंपनी को भैया फॉलोइंग डिटेल्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है बच्चों। नाउ दिस डिटेल्स आर बेसिकली गिवन इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनाते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है, उसमें बताते हैं कंप्लीट पर्टिकुलर्स, किसको दिया है, कितना दिया है, कितना अमाउंट का दिया है, टेन्योर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्यों दिया है, कहां से दिया, एवरीथिंग इज टू बी गिवन। ठीक है, सारी चीजें, फुल पर्टिकुलर्स एंड द पर्पस। ठीक, क्लियर हो गया सबसेक्शन 4। चलो आ सबसेक्शन 5 पर आ जाओ, अभी इतने से ये सब। सबसेक्शन 5 जो है वो आपसे कहता है इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत लगेगी, एंड ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग शुड गिव देयर कंसेंट। एवरी कंपनी शैल टेक कंसेंट ऑफ ऑल। ये ऑल बहुत चमत्कारी है भाई, और इस ऑल का मतलब है every director present in the meeting and voting, unanimous approval चाहिए before making the investments under 186 सबकी। और इसके अलावा इसी में एंड के साथ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की परमिशन की भी बात कही गई है बच्चों।
पर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल किसी भी कंपनी को 186 का इन्वेस्टमेंट करने के पहले प्रायर अप्रूवल दो स्थितियों में लगती है। पहला, एग्रीगेट यानी कि टोटल, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख देती हूं मैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, टोटल ऑफ द लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स दैट हैव बीन सो फार मेड, the amount for which the guarantee or security so far provided to all or the body corporates along with the investment loan guarantee security to be made now exceeds the limit specified in 186(2). यानी सीधी सी बात है भैया, 186(2) में जो लिमिट दी गई है उस लिमिट से ज्यादा का यदि कर रहे हैं तो ना सिर्फ सबसेक्शन 3 में हमको शेयर होल्डर्स की प्रायर अप्रूवल चाहिए बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, बल्कि साथ में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां से हमारे टर्म लोन्स चल रहे हैं ऑफ कोर्स है तो उनकी भी चाहिए। यानी सबसेक्शन 2 तक में दी गई लिमिट के अनुसार करने वाले इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल इज मोर देन इनफ, sufficient to comply with the requirement. But if you are exceeding the limits of subsection 2, then as per subsection 3, prior approval of shareholders in general meeting by means of special resolution and prior approval of public financial institution जहां आपके term loans चल रहे हैं as per subsection 4. As per subsection 4. अच्छा, इसमें पहले के लोन्स भी ऐड होंगे, जितना भी देना है गारंटी सिक्योरिटी या लोन एक्विजिशन करना है अलॉन्ग विद पहले के जितने भी इन्वेस्टमेंट सो फार करे हैं वो सब मिला के अगर सबसेक्शन 2 की लिमिट से एक्सीड हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको पीएफआई की भी प्रायर अप्रूवल चाहिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा इन केस यदि कंपनी ने डिफॉल्ट कराया इन रीपेमेंट ऑफ एनी लोन का रीपेमेंट या उससे संबंधित कोई भी इंटरेस्ट या उसका इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करा है तो फिर पीएफआई की प्रायर अप्रूवल लगेगी बच्चों। अगर डिफॉल्ट हुआ नहीं हुआ डिफॉल्ट तो नहीं लगेगी। समझ गए क्या? किस किस की अप्रूवल कहां पे और कौन कौन सी अप्रूवल? 2, 3, 4 तीन मेजर पार्ट कंप्लीट। अब 5 के बाद नीचे आ रहा है आपका सबसेक्शन 6। एक मिनट भैया, हाँ 5 हो गया, सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 इन शॉर्ट बस ये कहता है आपसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 12 या सेबी के ही द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके स्पेसिफाई करी गई सर्टेन क्लास या क्लास ऑफ कंपनीज यदि इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो फिर उसके लिए उन्हें प्रायर परमिशन सेबी से लेनी पड़ती है। इन एडिशन टू व्हाटएवर इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द सेक्शन, प्रायर परमिशन सेबी से लेनी पड़ती है। छोटा सा बात। आगे बढ़ते हुए सबसेक्शन 7 आता है और सबसेक्शन 7 रेट ऑफ इंटरेस्ट की ओर इशारा करता है। You can see हर जगह subsection sections highlighted हैं, key points underlined हैं, just for that you can remember these things very easily. This is how you will remember them very easily. ठीक है? Subsection 7 rate of interest के संबंध में कहता है कि जो भी रेट चार्ज कर रही है कॉर्पोरेट फॉर द लोन और द गारंटी और द सिक्योरिटी, it shall not be less or lower than a standard, और वो स्टैंडर्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर की जो भी है का जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज नियरर टू द टेन्योर ऑफ योर लोन और गारंटी और सिक्योरिटी। जैसे मानो आपने 4 साल के लिए दिया है, अब 4 साल के लिए आपने लोन दिया है तो उससे नियरर 3 भी है, उससे नियरर 5 भी है। अब ये डिपेंड करेगा इन्वेस्टर और इन्वेस्टी कंपनीज पे कि वो क्या डिसाइड करते हैं, है ना। अगर मान लो सपोज में आपने 8 साल का लोन दिया है या 8 साल के लोन पे गारंटी या सिक्योरिटी दिया है तो उससे नियरर क्या है, 5 नियरर है कि 10 नियरर? ऑफ कोर्स 10 नियरर है। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि 10 इयर्स के टेन्योर के लिए जारी करी गई हैं उनका जो प्रिवेलिंग यील्ड या रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट होता है उससे कम नहीं रख सकते आप आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ज्यादा होगा चलेगा, बराबर होगा चलेगा, कम नहीं हो सकता। शैल नॉट बी लोअर देन दैट। समझ गए? इतना क्लियर हो गया? इतना ठीक है। एक क्विक रिकैप ले लें क्या, ताकि आपको सारी चीजें रिकॉल रहे। पहला सबसेक्शन 1 जो आपसे कह रहा था कि आप नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 2। ठीक है। सबसेक्शन 2 जो आपसे कह रहा था कि भाई यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो विल नॉट एक्सीड डायरेक्टली इनडायरेक्टली द लिमिट ऑफ 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम व्हिचएवर इज मोर। सबसेक्शन 3 कह रहा था इस लिमिट से ज्यादा जाना है तो जा सकते हैं, कर सकते हैं, शेयर होल्डर की प्रायर अप्रूवल लगेगी बाय मींस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग।
सब सेक्शन 4 कह रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे एंड अलोंग विद दैट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी अप्रूवल्स आपको लगेगी। आगे के पॉइंट्स में हमें एक्सप्लेनेशन सब सेक्शन 5 में देखने मिलता है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल दी गई और फिर कहा गया कि आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी यदि आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है अलोंग विद ऑल द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मिला करके सब सेक्शन 2 की लिमिट से ज्यादा है, और या फिर आपके द्वारा किसी भी तरह के लोन के रीपेमेंट या इंस्टॉलमेंट पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है। जिस बैंक के प्रति लोन था उससे ये अप्रूवल, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के प्रति लोन था उससे अप्रूवल आपको लेना पड़ेगी। समझ गए क्या था? फिर छोटे से 2 सेक्शन, सब सेक्शन 6 जिसने बोला कि सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनीज या सेबी के द्वारा प्रिस्क्राइब कंपनीज को इस तरह के इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रायर अप्रूवल लगेगी सेबी की। सबसेक्शन 7 ने लोन्स पर इंटरेस्ट बताते हुए कहा द रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट बी लेस और लोअर देन द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ रिटर्न ऑन 1, 2, 3, 5 और 10 years ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसका भी टेन्योर आपके लोन से क्लोजेस्ट है। ठीक है, फिर आता है आपके सामने सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 8 ये कहता है कोई भी कंपनी यदि डिफॉल्ट में है फॉर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और इवन आफ्टर दैट shall not give any loan or provide guarantee or security make acquisitions, तब तक भैया, बस तब तक, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, सिर्फ तब तक जब तक आपका डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है। नो कंपनी which is in default of the repayment of deposits or interest thereon, सिर्फ तब तक के लिए आप नहीं कर सकते ये इन्वेस्टमेंट जब तक आपका डिफॉल्ट सबसिस्टिंग है। जब डिफॉल्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब आप ये कर सकते। क्लियर विद दिस? समझ गए? चलिए भाई, बहुत समझदार बच्चे हैं, जल्दी जल्दी समझते जा रहे हैं। सबसेक्शन 9 रजिस्टर के संबंध में कहता है हर कंपनी जो इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करेगी MBP2, द MBP स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल्स, क्योंकि ये चैप्टर 12 मीटिंग्स एंड पावर ऑफ बोर्ड पर आधारित है। सेक्शन 186 उसी में है और उसके रूल्स है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स रूल। तो MBP2 में आपको रजिस्टर रखना है जिसमें इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल जाएगी। आगे सबसेक्शन 10 इसी रजिस्टर को समझाते हुए कहता है ये इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मैनुअल हो, कैसे भी रख रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगा, सेफ कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी या एनी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड के पास होगा अगर CS नहीं है तो, और आपको इसको परमानेंटली प्रिजर्व करना है। बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण चीज, बिल्कुल मिनट्स बुक की तरह परमानेंटली प्रिजर्व होता है। परमानेंटली एंट्रीज आप मैनुअली करो चाहे इलेक्ट्रॉनिक करो, कैसे भी करो, ऑथेंटिकेट होना जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस अगर CS नहीं है तो। इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट्स और कॉपीज कैन बी टेकन, लेकिन 10 रुपया पर पेज से ज्यादा की फी नहीं चार्ज होगी, उससे कम कर सकते हो आर्टिकल्स में जो भी दिए, बट नॉट मोर देन 10 रुपी पर पेज। ठीक है। सब सेक्शन 11 आपसे कहता है कुछ एक्सेप्शंस की कहानी और कहता है कि भैया सब सेक्शन 1 को बस छोड़ दिया जाए तो 186 निम्नलिखित कंपनियों या इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। इन एडिशन टू ऊपर जो भी आपने पढ़ा, जैसे वो होली और सब्सिडीज का आप पढ़ करके आए थे, उसे तो छोड़ दो, वो स्पेसिफिक सब सेक्शन के लिए, ये पूरे सेक्शन 186 के लिए कि सब सेक्शन 1 को यदि छोड़ दिया जाए तो एक्सेप्ट सब सेक्शन 1 186 does not apply to the following, does not apply to the following। कहा? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये देखो अंडरलाइन करी व्यू में, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो ऑर्डिनरी कॉस्ट में ये काम करते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है यार इन्वेस्टमेंट्स करने का, पैसा देने का, तो उनपे ये लिमिट नहीं डाल सकते। सब सेक्शन 1 को छोड़ दे बस, वो लगेगा, नॉट मोर देन 2 लेयर्स वाला। बाकी लिमिट्स के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन या उससे ज्यादा जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, वो सब नहीं लगेगा। ठीक है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो ऑर्डिनरी कोर्स में काम करते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कंपनीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी। 5 कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, अदर फाइनेंसिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज पर यह सेक्शन नहीं लगता। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज शेड्यूल 6 में डिफाइंड है, एक कंप्लीट पूरी लिस्ट दी गई शेड्यूल 6 में, जिसमें हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, इंफ्रा, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वाटर इरिगेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सी चीजें आती हैं। यू कैन ऑलवेज चेक ऑन द शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनी एक्ट, जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जो कंपनीज इस बिजनेस में एंगेज्ड है उनके ऊपर ये
प्रावधान 186 के नहीं लगेंगे। उसके अलावा बच्चों नीचे का पॉइंट आपसे कहता है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा करे जा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी खुद ही कर रही है तो उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव ही है, तो उस पर नहीं लगेंगे। आप बोलोगे ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट कंपनी आया था। बच्चों वो रिस्ट्रिक्शन ऐसा था कि एक कंपनी 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज्यादा के माध्यम से काम नहीं करेगी। यानी एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है जिनके मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट करने के, अब उनसे करा रहे हो इन्वेस्टमेंट, मतलब आगे इन्वेस्टमेंट कंपनी दिख रही है, पीछे में छुपी हुई है, ऐसी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खुद ही ये काम कर रही है, an investment made by an investment company itself, restriction नहीं लगेगा। 62(1)(a राइट शेयर्स भाई, राइट शेयर्स का इशू लेकर के अगर आए हैं आप, राइट शेयर्स का इशू अगर है तो शेयर्स अलॉटेड इन परसुएंस ऑफ 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पर 186 का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में रजिस्टर्ड है और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्वेशन ऑफ सिक्योरिटीज है, उसके द्वारा करेगा इन्वेस्टमेंट पे भी 186 नहीं लगता, उनको छूट है। नीचे के 2 ऑलमोस्ट गुलाबी रंग के एरोज में आपको मैंने 2 टर्म्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक्सप्लेनेशन दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज शेड्यूल 6 में डिफाइंड है, इन्वेस्टमेंट कंपनी वही पॉइंट है, कुछ और एडिशन भी है। वही पॉइंट है कि जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज है एंड जिस कंपनी की 50% ऑफ द एसेट्स ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, 50% एसेट्स वैसी है, या ग्रॉस टोटल इनकम का 50% इनकम इज डिराइव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है और वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है तो 186 नहीं लगता। बट एक कंपनी सब्सिडरी बना रही है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी और ऐसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करा रही है तो 2 लेयर्स से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ गए? सबसेक्शन 12 बस एक लाइन का है, बाकी सारे रूल्स इसके संबंध में गवर्नमेंट बनाती है तो बना ही रखे। रूल नंबर 4 और रूल नंबर 11 ऑफ एमबीपी रूल्स मेजर है। हम सीधे लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं क्योंकि ये जो लास्ट पार्ट है ये पेनल्टी पर आधारित है और ये तो लगाना पड़ेगा भाई, ये डंडा तो मानना पड़ता है ना अगर गलत काम करो तो पेनल्टी कंपनी के लिए भी दी गई है भाई और ऑफिसर्स एंड डिफॉल्ट पे भी दी गई है। 186 का नॉन कंप्लायंस करा तो कंपनी विल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ नॉट लेस देन 25,000 रुपया विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। ऑफिसर्स पर तो इम्प्रिजनमेंट भी है फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग अप टू 2 years एंड पेनल्टी और अ फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। ये पेनल्टी रही आपकी। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट चीजें खत्म करने के पहले एक आखिरी चीज जो यहाँ पर आपको बताना बच गई है, जो कि आपसे कह रही है सेक्शन 186 ऊपर जहां नहीं लगता है सब सेक्शन 11 में, वो तो पढ़ लिया आपने, वो तो पढ़ ही लिया आपने। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रा फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी और एनबीएफसी और थ्रू द फॉर्म ऑफ 62(1)(a राइट शेयर्स। उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज जो डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज है उन पे 186 नहीं लगता, या ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज अदर देन लिस्टेड यानी अनलिस्टेड जिन्होंने जिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को बिलोंग कर रही है उनसे परमिशन ले ली है बिफोर मेकिंग द लोन और गिविंग द गारंटी और सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन, उन पे भी ये सेक्शन नहीं लगता है। और ये है पूरी की पूरी कहानी आपके सेक्शन नंबर 186 की। तो अब बताइए मेरे को, पिक्चर क्लियर हो गई आप सबको? नहीं, ऑफ कोर्स ये कैसे बोलूंगी, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म होने का समय आया, शो खत्म होने का समय आया, टाइम टू रैप अप। पर आई बिलीव इस लेक्चर को सुनने के बाद अब सेक्शन नंबर 186 के प्रावधान आप सभी लोगों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी के साथ बैठ चुके होंगे। क्लैरिटी और बढ़ानी है तो एक प्रो हैक मेरे एंड से लीजिए, इसे अच्छे से रिवाइज करने के बाद प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द रेजिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स का एक फ्लो चार्ट जैसा बना लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, अप्रूवल्स, फॉलोइंग विद द एग्जाम्पशंस, फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। 6 से 7 पॉइंट जाएंगे, बट व्हेन यू रिवाइज द चैप्टर प्रॉपर्ली एंड प्रिपेयर दिस फ्लो चार्ट, डेफिनेटली आपको वो सेकंड टाइम का रिवीजन और वो बनाया गया फ्लो चार्ट इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर देगा। और फिर परीक्षा के एक दिन पहले जब आप उसे उठा करके देखेंगे, सारे कंसेप्ट खट खट आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगे बिना ज्यादा मेहनत करे, हार्डली इन 15 मिनट्स ऑफ टाइम स्पैन।
सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आज के वीडियो का मेरा यही इंटेंशन था कि ये सेक्शन 186 आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, एंड आई बिलीव आई एम डूइंग अ बिट ऑफ एटलीस्ट, इफ नॉट मच, अ बिट ऑफ जस्टिस विद दिस सेशन एंड यू स्पेंडिंग this whole 1 hour with me. That's all from my end in today's lecture. We'll see you soon with the other lectures. Till then, bye bye and take care.